किसान बंधु, आज मैं बीडर के बारे में आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। आप सबों को मेरा नमस्कार। बीडर, हम लोग के यहाँ बीडर का मतलब यह है कि निकाई गुड़ाई के यंत्र हैं, और निकाई गुड़ाई के यंत्र यहाँ पर हम लोग को बहुत ही कम पैमाने में करते हैं। जैसे है कि निकोनी केवल हाथ के द्वारा ही करते हैं, जो कि हमको लागत में खर्च अधिक पड़ जाता है। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हम जैसे है कि पहले जैसे हम लोग कुदाली खुरपी से करते हैं, अभी यंत्र चालित जो है जो कि उसमें अधिक पड़ जाता है। हम लोग अगर खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम लोग को निकाई गुड़ाई करने में यांत्रिक के द्वारा कम पड़ जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि आज के युग में, आधुनिक युग में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपकरण का या करके हम अगर निकाई गुड़ाई का काम करें तो हमको खर्च में कम पड़ेगी और समय पे हम सब कुछ को ले सकते हैं। इसीलिए जैसे एक हुआ मनुष्य द्वारा, दूसरा होता है आप ट्रैक्टर के द्वारा या शक्ति चलित द्वारा करते हैं, जो कि बीडर का उपयोग किया जा सकता है। मनुष्य के द्वारा जैसे हम करते हैं कि खुरपी हुआ, कुदाल हुआ, इसके द्वारा करते हैं। लेकिन उसके बनिस्पत में अगर हम यंत्र चालित जैसे ट्रैक्टर के द्वारा हम करते हैं तो ट्रैक्टर के द्वारा जैसे करने के लिए हमको जो यंत्र है उस यंत्र को अगर करें तो हमको कम खर्च लगेगी। लेकिन यंत्र के द्वारा जब हम करते हैं तो कोई भी फसल को लेते हैं तो हमको कतारबद्ध में लेना होगा, लाइन सोइंग करना होगा। लाइन सोइंग करने के उपरांत क्या होता है कि हमको निकोनी करने में सुविधा हो जाती है और घास की निकोनी करने में लागत जो खर्च पड़ती है निकोनी में वो कम पड़ जाएगी। इसीलिए हम बीडर का उपयोग करें। जैसे है कि एक कोनो बीडर जैसे धान का खेत में हम करते हैं। कोनो बीडर धान का खेत के उपयोग करते हैं। टाण जमीन के लिए हम व्हील हो का प्रयोग करेंगे। व्हील हो के द्वारा अगर हम खेती करें, जैसे हुआ आपका मूंगफली हुआ, चना हुआ, गेहूं हुआ, इसको अगर हम करते हैं तो हमको व्हील हो के द्वारा करते हैं। जनरली व्हील हो में हम टमाटर का खेत में, मूंगफली का खेत में करें या परसवीन लगाएं तो परसवीन का खेत में, बैगन का खेत में करें व्हील हो से तो हमको अधिक होगा। व्हील हो में एक हैंडल लगा होता है, दो पुली छोटे छोटे लगते हैं और उसमें ब्लेड लगा हुआ रहता है, जिसके द्वारा हम आगे अगर बढ़ाते जाते हैं तो वो खुदरते हुए जाती है, जिससे हमको निकोनी यानी खुरपी और कुदाल के बनिस्पत हमको आसी हो जाए। पावर वीडर आमतौर पर छोटी मशीनें होती हैं जो पूरी तरह से खरपतवार को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। इन मशीनों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ तक कि इनके सुरक्षित संचालन के लिए किसी भी प्रकार के पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यह वीडर इंजन, फ्रेम, ब्लेड्स तथा सहायक पहिए का मिश्रण होता है। ये आमतौर पर 2 छोटे स्ट्रोक इंजन द्वारा संचालित होता है। इंजन का उपयोग वीडर के सामने लगे हुए ब्लेडों को घुमाने के लिए किया जाता है। वीडर में इंजन को स्टार्ट करने के लिए रिकॉर्ड स्टार्टर लगा होता है। इंजन चालू होने के बाद मशीन को कोई व्यक्ति धकेल कर आगे बढ़ाता है। अधिकांशतः इंजन शक्ति का उपयोग केवल ब्लेड को घुमाने के लिए ही किया जाता है। व्हील हो टाण जमीन के लिए हुआ, लेकिन अगर ट्रैक्टर के द्वारा हम उसको करते हैं तो हम उसके द्वारा ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर के द्वारा भी हम कर सकते हैं। दूसरा है कि एक डक करके बोलते हैं, पैक टाइप, उसके द्वारा हम करें, जो कि हम कतारबद्ध में जो भी लगाते हैं उनको लिए बहुत ही सुंदर है। गेहूं के लिए अगर कतार लाइनबद्ध करते हैं तो हम व्हीलो का प्रयोग उसमें करें। व्हीलो चलाने के लिए हमको मैनुअल ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर जब तक गेहूं हो जाती तब तक हम उसको नहीं ले पाते हैं। इसलिए मकई में अधिकतर हम बोलना चाहते हैं कि मकई के लिए हम बीडर को चलाएं, जो ट्रैक्टर चालित हो उसके द्वारा करें, या पावर टिलर हो तो पावर टिलर के द्वारा भी हमको उस यंत्र को यूज करते हुए चलाएं, ताकि हमको निकोनी में जो खर्च पड़ती है
वो कम हो जाएगी और उत्पादन में हमको वृद्धि अधिक मिलेगी। यानी दलहनी के बदले तिलहनी फसलें और गेहूं, मक्का उगाएं। मसूर की रोग रोधी किस्मों का चुनाव करें। बुआई से पहले थीरम, कैप्टान, ट्राइकोडर्मा की अनुशंसित मात्रा से बीजोपचार करें। रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दे या नष्ट कर दे। तो इसमें सबसे आपको पहले ध्यान देना है कि जैसे उगटा रोग, आपका पीछे का हिस्ट्री देखिए कि आपके फील्ड ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही सिक है, बीमारी उसमें पहले से है, तो आप उसमें फसल चक्र अपनाइए। दूसरा है कि आप जिस फील्ड में आप खेत में जा रहे हैं उसमें समर प्लॉइंग कीजिए और सीड ट्रीटमेंट कीजिए। सीड ट्रीटमेंट में बीजोपचार में सबसे पहले क्या कीजिए कि पहले तो रेजिस्टेंट वेराइटी लीजिए और सीड ट्रीटमेंट भी कर दीजिए प्रिकॉशन के लिए। उसके लिए आप थायरम और कार्बेंडाजिम का 1:2 रेशियो में लेके, मतलब 3 ग्राम पर केजी के रेट से आप सीड ट्रीटमेंट करके ही सीड को बोइए। और यदि फिर भी डिजीज आती है तो उनके लिए है तो आप कार्बेंडाजिम लेके या बेबिस्टिन लेके @0.2% और नोजल को बहुत रूट जोन में स्प्रे कीजिए, ना कि फोलियर स्प्रे कीजिए, रूट जोन पे स्प्रे कीजिए, क्योंकि ये मिट्टी से फैलती है डिजीज, तो उससे भी काफ़ी निदान होती है, काफ़ी हद तक इसका परसेंटेज कम किया जा सकता है। तो इस तरह आप उगटा रोग से अपने पौधे को बचा सकते हैं। और दूसरी इसमें आती है रतुआ रोग, जिसे रस्ट बोलते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है कि मैंकोजेब या जाइनेब @0.2% लेके फोलियर स्प्रे 15 दिन के अंतराल पे, जैसे ही आपको डिजीज दिखे तो 15 दिन के अंतराल पे कीजिएगा, तो इसका निदान कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं हम। और एक बीमारी इसमें दिखती है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें क्या होता है कि यदि आप नहीं कीजिएगा तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी घटने लगती है, जिससे पौधा भोजन नहीं बना पाता है और जो सीड लगेगी आपको एकदम से रिवील हो जाएगी, छोटी छोटी बनेगी, दाने दाने पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, मार्केट वैल्यू लूज हो जाता है और यील्ड में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसके निदान के लिए आप थायोबीट या सल्फेक्स, घुलनशील सल्फर होता है, उसका आप 3 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह आप यदि बीमारियों को सही समय पे पहचान करके और सही समय पर उसका इलाज करें, उसका स्प्रे करें और कंट्रोल करें, तो अपने उपज को बचाने से, नष्ट होने से बचा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। रात्रि एवं सुबह में हल्के से मध्यम कुहासे छा सकते हैं। वर्तमान में उत्तर बिहार में रुक रुक कर वर्षा हो रही है, जिससे खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है। नमी का फायदा उठाते हुए किसान भाई को खड़ी रबी फसलों जैसे आलू, गेहूं, मक्का, लहसुन, मटर एवं चारा की फसल बरसीम एवं लुड़सन में नेत्रजन उर्वरक के व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। गेहूं के 21 से 25 दिनों की फसल में प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन उर्वरक का व्यवहार करें। गेहूं की पिछात किस्मों की बुआई प्राथमिकता से करें। गेहूं की जिन खेतों में दीमक का प्रकोप रहता हो, वैसे किसान दीमक से बचाव के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा का 2.5 लीटर मात्रा बालू में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में डालें। अगात बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बाद रुपाई के 30 से 35 दिन में कई प्रकार के खरपतवार उग आते हैं। इन सभी प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर एवं मेटसल्फ्यूरान 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर दवा 500 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। आलू की फसल में निकौनी करें। निकौनी के बाद प्रति हेक्टेयर 75 किलोग्राम नेत्रजन उर्वरक का उपरिवेशन कर आलू में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। आलू में कीट व्याधि की निगरानी करें। अगात बोई गई रबी मक्का की 50 से 55 दिनों की फसल में 50 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। फसल में नियमित रूप से कीट एवं रोग व्याधि की निगरानी करें। लहसुन की फसल में निकाय गुड़ाई कर नेत्रजन उर्वरक का उपरिवेशन करें। सब्जियों में निकाय गुड़ाई करें। कीट व्याधि की निगरानी करें। प्याज के 50 से 55 दिनों के तैयार पौध की रोपाई करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। निम्न तापमान के कारण दुधारू पशुओं के दूध में आई कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम खिलाएं। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। बिछावन के लिए सूखी घास या राख का उपयोग करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, गांव बीरपुर, जिला मधुबनी के मुकेश राठौर ने, आपने सरसों की फसल में माहू कीट के निदान पर जानकारी चाहिए है। तो प्रभावित पौधे हैं उनमें फलियां नहीं बन पाती हैं, और यदि फलियां बनती भी हैं तो उसमें दाने पिचके हुए हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। तो जिन पौधों में किसान भाई इनका प्रकोप देखते हैं तो सबसे पहले तो वो इन पत्तियों को या पौधों के उन हिस्सों को हटा दें जिन पे माहू का आक्रमण हुआ है। उन पौधों के हिस्सों को हटाकर उनको नष्ट कर दें। सरसों का समय पर बिजाई करने पर इस कीट का प्रकोप कम होता है। कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करके बुवाई करें। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो किसी कीटनाशी का प्रयोग करें, जिसमें एक है 20 लीटर गौमूत्र में 5 नीम की पत्ती का काढ़ा मिलाकर 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीटग्रस्त फसलों पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। यदि सरसों के खेत में माहू का प्रकोप अधिक हो गया है तो उन्हें रासायनिक दवा का उपयोग करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी अवस्था में वो रोगर या मेटासिस्टॉक्स इसकी 1.5 मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर वो इसका स्प्रे अपने खेतों में कर सकते हैं। और यदि इसका प्रकोप उनके खेतों में बहुत अधिक हो चुका है तो 15 दिनों के अंतराल पर 3 बार वो इसका छिड़काव करें तो काफ़ी हद तक वो अपने फसल को आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मूसर, जिला बक्सर के ओमकार सिंह ने, आपने बकरियों में न्यूमोनिया रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ठंड से बकरियों में मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसके बढ़ने का एक प्रमुख कारण है निमोनिया का रोग, जो बकरियों में बहुत अधिक होती है। बकरियों में जो निमोनिया का रोग होने का कारण है कि वो ज़मीन से जो ज़मीन होती है उसी में सट के जो उसका छाती होता है उसमें सट के वो बैठती हैं और उसके कारण जो ठंड जो होती है उसको काफ़ी लग जाती है। जब निमोनिया होता है तो वो पेट से सांस लेना शुरू कर देती है और पंजड़ा जो है बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। नाक से पानी निकलने लगता है कभी, और वो पानी धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है और पीला भी हो जाता है। और बकरियों में तापमान बढ़ जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, खाना पीना छूट जाता है। तो हम लोग को सबसे व्यवस्था तो सबसे पहले हम लोग को पशु चिकित्सक से जाकर उसकी सलाह लेना है। तो जब तक पशु चिकित्सक आए या उस दवाई देने के बाद भी उसमें सांस लेने की व्यवस्था करनी होगी और हम लोग को सांस आराम से ले सके, इसके लिए गर्म पानी में यूकलिप्टस का तेल डालकर उसको, अगर विक्स वेपोरप्स जो आदमी लोग के यूज़ में आता है उसको भी हम लोग गर्म पानी में डाल के उसका भाप वो बकरियों में दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग पशु चिकित्सक से मिलके जो दवा है, एंटीबायोटिक है, सुई है, वो उसको 5 से 6-7 दिन जरूर दिलवा दे तो बहुत जल्दी ही राहत मिल जाती है।